हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है कक्षा 6, 7, 8 का हिस्ट्री और साइंस, और ये चल रहा है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, और जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ फ्रेंड कि वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तविक जीवन या फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अक्सर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है मानो पुलिस ही तय करती है कि कोई अपराधी है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई दोषी है या नहीं। संविधान के अनुसार अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होता है। क्या आप जानते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई का मौका हासिल करने का क्या मतलब होता है? क्या आपने एफआईआर के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं सरकारी वकील कौन होता है? इस अध्याय में हम चोरी की एक काल्पनिक घटना के जरिए यह समझने की चेष्टा करेंगे कि न्याय पाने की प्रक्रिया किस तरह चलती है और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखें कि ज़्यादातर मामले उसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिसका हमने अपने काल्पनिक उदाहरण में जिक्र किया है। फलस्वरूप इन प्रक्रियाओं को समझना और आपराधिक न्याय व्यवस्था में अलग अलग लोगों की भूमिकाओं को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगर कभी ऐसा मौका आता है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। ठीक है, मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। ठीक है, तो मुंबई के एक मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं। पिछले 1 घंटे से वे गले का हार ढूंढ रही हैं। मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया? जल्दी करो भाई, हमें देर हो रही है शादी के समारोह में जाने के लिए। मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, दराज में भी नहीं है। मुझे लगता है शांति ने मेरा हार चुरा लिया है। मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? और वो भी सोने का हार? अपना बक्सा लाओ, मैं अभी तलाश लूँगी। हमने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुमने हार लिया है तो अभी लौटा दो। नहीं मैडम, मैंने नहीं, चोरी नहीं की। ये बोल रही है कि मैंने चोरी नहीं की मैडम। तो शिंदे साहब शांति के बक्से की तलाशी लेते हैं जिसमें एक लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं। वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और यह उसी का पैसा है। तब साहब, मेरा भाई और मैं पिछले साल भर से पैसे जमा कर रहे हैं। हम गांव लौटकर एक बैल खरीदना चाहते हैं। मैडम, मैं बेगुनाह हूँ। ये कह रही है कि मैडम मैं बेगुनाह हूँ। तो मिस्टर शिंदे थाने में पहुंच जाते हैं। जी कहिए, मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ। मेरे घर में चोरी हुई है। घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया है। ये गया है तो वहाँ पे ऐसे ऐसे कह रहा है। शिंदे साहब के कहने पर सब इंस्पेक्टर राव एफआईआर दर्ज कर लेते हैं।
शिंदे साहब सब इंस्पेक्टर राव के साथ घर आते हैं। अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और उनकी पत्नी के बयान दर्ज करूंगा। रुपयों के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूं। तो मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए। मैंने हार नहीं चुराया, यह मेरी मेहनत की कमाई है, ये कह रही है। ठीक है कि तो शांति का भाई सुशील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत का आदेश लेकर आओ। ये कह रहा है कि उसने हार चुराया है। लेकिन मैं वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा और उसके लिए कौन जमानती बनेगा? आपने हमारी सारी कमाई तो सील करके अपने पास रख ली। तो सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी 2 दिन तक हवालात में रखता है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। वे उस पर दबाव डालते हैं कि वह इल्ज़ाम कबूल कर ले। वे उसे यह मानने के लिए कहते हैं कि वह और उसकी बहन शांति घरेलू नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वह गिरोह घरों से गहने चोरी करता है। शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायत भी आ चुकी थी। जब सुशील बार बार यही कहता रहता है कि वह निर्दोष है और फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। अदालत ने 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर तो कर ली, लेकिन कोई भी 20,000 रुपये के लिए उसका जमानती बनने को तैयार नहीं था। नतीजतन जमानत के बावजूद वह जेल में पड़ी रही। वह गहरे सदमे की हालात में है, वह डरी हुई है, मुकदमे का क्या नतीजा निकलेगा, मेरा क्या होगा। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह कभी हमें वापस मिल पाएगा? पुलिस मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। अदालत की ओर से आरोप पत्र गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दे दी जाती है। शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। तो अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया और चोरी के हार को बेचकर शांति 10,000 रुपये मिले हैं उसके पास पाए गए। मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो। यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। वह श्रीमती एवं श्री शिंदे का मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। तो अब बताइए श्रीमती शिंदे, आपका हार किस तरह गायब हुआ? ठीक है, वकील पूछ रहा है। तो मैंने सोने का हार दराज में रखा था, ये कह रही है। मैं सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपया देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे। शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। तो इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिस तरह
शिंदे से जिस तरह करती हैं, तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, न ही आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 10,000 रुपये पगार भी देती रहीं। तो अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती हैं। इन दोनों के बयानों के आधार पर सुश्री राय यह साबित कर देती हैं कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। तो जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में गहनों को चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। वह अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करती है। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? न्यायाधीश महोदय सारे गवाहों के बयान सुनते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील देती हैं कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। तब शांति आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपके पास से बरामद किए थे, उन्हें भी आपको लौटा दिया जाएगा। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, जिसकी वजह से शांति आपको जेल जाना पड़ा। जी हाँ, श्रीमती शिंदे ने अपना यह हार पहचान लिया है। हमने लड़कों का एक गिरोह पकड़ा जिसने यह हार चुराया था। उन लड़कों ने अपना इल्ज़ाम कबूल कर लिया है, यह हार उन्होंने ही चुराया था। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग होते हैं। इस मामले में आपने इन चारों की भूमिका को भी देख लिया है। आइए अब उनकी भूमिकाओं को और व्यापक स्तर पर देखें। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? तो पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं, सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्ज लिस्ट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना मुश्किल काम नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। तब दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब यह होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को भी सजा नहीं दे सकती। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो इसका उत्तर यह होगा फ्रेंड कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुलिस हिरासत के दौरान हो सकता है कि आरोपी ने पुलिस की मारपीट से डरकर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो। ये भी तो हो सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई हैं। इन नियमों को डी.के. बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। इसमें कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य एवं परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जेल से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। तो आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक कहाँ गए 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानून सही थी? क्या इससे डी.के. बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ? तो इसका उत्तर यह होगा कि सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन गलत थी। इससे डी.के. बसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ। क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या करना चाहिए था? तो मेरे हिसाब से
सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल नहीं पूछे और न ही पर्याप्त सबूत इकट्ठे किए। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए थे। जैसे शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज़ तैयार करने चाहिए थे। अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करने चाहिए था और करवाने चाहिए था और शांति के किसी जानने वाले या रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। ठीक है। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले को देखते हैं। मान लीजिए कि शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर यह शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी FIR दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो थाने का प्रभारी अधिकारी शांति और उसके भाई सुशील की FIR फौरन दर्ज नहीं करेगा। FIR न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक हैं। जैसे शांति, पहला कारक यह है कि शांति गरीब घरेलू नौकरानी है और जिस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है वह अमीर बाप का बेटा है। इसलिए गरीब होने के कारण पुलिस शांति के सही होने पर भी उसकी बात को दबाने की कोशिश करेगी। दूसरा कारण यह है कि पुलिस अफसर उल्टा शांति तथा उसके भाई सुशील से सवाल करेगा, उसके पास 15,000 रुपये कहाँ से आए, और उन्हें डरा धमका कर वहाँ से भगा देगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन FIR दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम तक गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज करने वाला का नाम और पता लिखा होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद है। आरोपी लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसीलिए इस मुकदमे को राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को भी श्रीमती शिंदे नाम शांति हेमब्रम की बजाय राज्य बनाम शांति हेमब्रम के नाम से जाना जा सकता है। तो अब बताइए, श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैंने सोने का हार दराज में रखा था, शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी और मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली थी। वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम तो अचंभे में पड़ गए थे कि शांति को यह पैसा मेरा हार बेचकर मिला था, वह चोर है। तो अदालत में सरकारी वकील राज्य पद प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह
निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत में सही फैसला दे सकते हैं। न्यायाधीश की क्या भूमिका है? तो न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद न्यायाधीश ने शांति के मुकदमे के क्या कहा? तो शांति को चोरी के आरोप से बरी कर दिया। पुलिस ने शांति से जो 10,000 रुपये बरामद किए थे उन्हें लौटाने का आदेश दे दिया और न्यायाधीश ने लिखित फैसले में कहा कि सब इंस्पेक्टर राव ने ठीक से जांच नहीं की, जिसके कारण शांति को जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है? तो आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र, गवाहों के बयानों की नकल दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां शांति और सुशील दोनों नहीं जा सकते तो क्या होता? अगर न्यायाधीश ने शांति के अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता? अगर इस तरह का कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आइए अब चित्रकथा पट में दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दें। पहली बात, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया था जो कानून एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चला गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाइयों में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चला गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए और सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोरी स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया कि वह सचमुच चोर है। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि वो निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था।
तो ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं। मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है। उन्हें शांति के बक्से 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ही ये पैसा हासिल किया, लेकिन यह हम दोनों का बचत का पैसा है। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, नहीं आपको शांति के पास चोरी का हार मिला। पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर पर काम कर रही है, तब से कोई भी चीज़ आपके घर में चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उसे 10,000 रुपये पगार भी देती रहीं। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया, संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो पृष्ठ 74 पर मोटे अक्षरों में जो प्रक्रियाएं लिखी गई हैं वे सभी निष्पक्ष सुनवाई के लिए बहुत जरूरी हैं। शांति के मुकदमे के इस विवरण के आधार पर अपने शब्दों में लिखें कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं का आप क्या मतलब समझते हैं। खुद ही अदालत सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष के गवाहों से जिस अपनी कक्षा में चर्चा करें। अगर शांति के मुकदमे में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन न किया जाए तो क्या हो सकता है। अगर उसे अपने बचाव के लिए वकील न मिलता, अगर अदालत उसे निर्दोष नहीं मानती हुई मुकदमा चलाती, हम लोग यहाँ पे अभ्यास प्रश्न दिया गया है। तो अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। इनकी भूमिकाएं और कार्य, ठीक है। तो पुलिस का काम क्या होता है कि फिएस्टा, ठीक है, फिएस्टा समर्थकों को गिरफ्तार करना। ये देखिए, फिएस्टा समर्थकों को गिरफ्तार करना यहाँ पे दिया गया है। और हमले की शिकार महिलाओं की डॉक्टरी जांच करना, जले हुए घरों की तस्वीरें लेना और सबूत दर्ज करना। यहाँ पे देखिए, गवाहों के बयान दर्ज करना। और सरकारी वकील का काम क्या है कि अदालत में गवाहों की जांच करना, अदालत में गवाहों की जांच करना, देखिए। और पीड़ितों का पक्ष प्रस्तुत करना यहाँ पे दिया गया है। बचाव पक्ष का वकील, ये देखिए, बचाव पक्ष का वकील आरोपी व्यक्तियों से मिलना, और गवाहों से बहस करना, यहाँ पे दिया गया है, गवाहों से बहस करना। और न्यायाधीश गवाहों को सुनना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, गवाहों को सुनना और निष्पक्ष सुनवाई करना। और क्या हो सकता है, यह तय करना कि आरोपी कितने साल जेल में रहेंगे। और फैसला लिखना, फैसला सुनाना। अब यही स्थिति ले और किसी ऐसे विद्यार्थी को उपरोक्त सारे काम करने के लिए कहें जो फिएस्टा क्लब का समर्थक है। यदि आपराधिक न्याय व्यवस्था के सारे कामों को केवल एक ही व्यक्ति करने लगे तो क्या आपको लगता है कि पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा? क्यों नहीं? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को
आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था में विभिन्न लोगों को अपनी अलग अलग भूमिका निभानी चाहिए? 2 कारण बताइए। तो इसका एक पहला कारण यह है कि एक व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियाँ होने पर भेदभाव की संभावना बढ़ जाती है, शक्ति के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। एक ही व्यक्ति द्वारा सभी यानी पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष या वकील, न्यायाधीश आदि के कार्य को संभलीभान करना संभव नहीं है। हेलो फ्रेंड, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट करें, प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड।